तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो हमारी नई नहीं है, वो हजारों साल पुरानी है। इराम मिस्र भी किसी ने बनाए थे 4,500 साल पहले। और इसी तरह आपकी जो दीवारें चीन हम देखते हैं, कितनी बड़ी दीवार है और कितनी उसकी विड्थ है। और ये जो अजूबे हैं उस टाइम के आप देख रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री कहने का मकसद ये है कि वो पुरानी है, काफी पुरानी है, नई नहीं है। लेकिन ये इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है स्लोली स्लोली। अगर हम आप सर्वे के मेथड देख लें, अगर हम सिर्फ सर्वे का देख लें, तो आपको याद होगा कि पुराने जमाने में कैसे सर्वे किया करते थे। चेन सर्विंग से हुआ करता था सर्वे। क्या आप चेन, आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी के अंदर भी सबने, जिन्होंने सर्वे का सब्जेक्ट जब पढ़ा है, तो आप चेन के थ्रू सर्वे करते थे। फिर उसके बाद हमने थियोडोलाइट वगैरह पे बात की। उसके बाद फिर लेजर स्कैनर का जमाना आया। और आजकल का जो मॉडर्न सर्वे है वो किस तरफ जा रहा है, ड्रोन से आप सर्वे कर रहे हैं अपनी साइट का। वो जो आप सर्वे अपना स्टाफ रॉड से और इन चीजों से किया करते थे, जिन पे आपको दिनों महीनों लग जाते थे, वो आप थ्रू ड्रोन घंटों में कर लेते हैं। और पूरे का पूरा एक एक पॉइंट का प्रॉपर एनालिसिस, एलिवेशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, सारा कुछ आपको मालूम हो जाता है, क्योंकि इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है। लेकिन अगर हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को देखें तो ये निस्बतन बाकी इंडस्ट्रीज के मुताबिक थोड़ी सी स्लो है। उतनी तेज ये मूव नहीं कर रही जितनी के बाकी इंडस्ट्रीज जो हैं वो मूव कर रही हैं। जितनी स्पीड से रैपिडली उनके अंदर एडवांसमेंट आ रही है, उस हिसाब से इसमें नहीं आ रही। अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देख लें, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आप देखें गाड़ी जो है वो तकरीबन फुली ऑटोमेटिक बन जाती है आजकल। ऐसा है या नहीं है? ठीक ठीक है। तो जो लेकिन अगर हम देखें तो हम पुराने जमाने में भी मजदूर जो है ना वो ईंट उठाता था या पत्थर उठाता था और वो रखता था और साथ में मसाला लगाता था, मोर्टर, सीमेंट मोर्टर लगाता था। आज भी वही कर रहा है। ऐसा है या नहीं है? तो इसका मतलब क्या है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर जो मेथड्स हैं या जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी बेसिकली क्या चीज है कि आप फॉर एग्जाम्पल 1 घंटे के अंदर कितना काम कर सकते हैं। और उसका मेजर है कि आप कितना, अगर ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी है, कम काम करेंगे, एक बेंचमार्क मेंटेन कर लें तो वो कम प्रोडक्टिविटी है। अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री देखें, कोई भी और इंडस्ट्री आप उठाकर देखें, तो वो उन्होंने बहुत ज्यादा एडवांसमेंट कर ली है कि वो रोबोट्स ले आए हैं और सारी की सारी चीजें खुद हो रही हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर थोड़ा सा हम स्लो हैं। ऑल दो कि हम सर्वेइंग के अंदर काफी आगे चले गए हैं। हमने पहले कहा कि स्टाफ रॉड की बजाय हम अब ड्रोन से सर्वे कर रहे हैं। दीज आर द न्यू टेक्नोलॉजीज। लेकिन अगर हम ओवरऑल अपना कंस्ट्रक्शन देखें तो वो अभी भी स्लो है, निस्बतन थोड़ी सी स्लो है। हाँ, मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं, बट थोड़ा सा अभी हम स्लो हैं। तो इनको भी एडवांस होने की जरूरत है। जो नई टेक्नोलॉजीज हैं इस वक्त दुनिया के अंदर, जो टॉप 10 प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जिनकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो सकती है जिनकी वजह से, तो वो प्री फैब्रिकेशन है, एडवांस बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, ऑटोनोमस कंस्ट्रक्शन है, 3D प्रिंटिंग है, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी है, बिग डेटा है। और बिम इज वन ऑफ दोज टेक्नोलॉजीज जो कि आपकी फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज हैं, या वो टेक्नोलॉजीज हैं जिनकी वजह से कि आपका प्रोडक्टिविटी इन्हांस हो सकती है। ठीक। सो दीज आर 10 टेक्नोलॉजीज जो अक्सर नजर आती हैं हमें कि ये जो नई टेक्नोलॉजीज हैं या एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं जिनकी वजह से हम अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। सो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग इज ऑल्सो वन ऑफ दोज। तो इसके ऊपर जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज हैं या एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, इसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह 2 से 3 सेशंस रखेंगे। डॉक्टर अबू बकर शराफत साहब इस पे डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह ये जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, ये सारी की सारी जो टेक्नोलॉजीज आप देख रहे हैं, ये सारी डिस्कस करेंगे वो, कि किस तरह ये टेक्नोलॉजीज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं और क्या क्या नए ट्रेंड्स हैं जिसकी तरफ दुनिया जा रही है। देखिए, हम पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा स्लो है टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में। तो वो आपको ये बताएंगे कि दुनिया ने किस तरह से टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट की हैं और किस तरह से उसको इस्तेमाल किया है, और हम उन चीज़ों को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह डॉक्टर अबू बकर शराफत साहब अपने लेक्चर्स के अंदर बात करेंगे। तो बताने का मकसद ये था कि हाँ, बिम इज वन ऑफ दोज टेक्नोलॉजीज जो कि फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है
और इसकी वजह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है या हो सकती है, इस्तेमाल किया जा सकता है इसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए। यहां तक क्लियर? यहां तक कोई मसला, कोई क्वेश्चन? नो सर। नो, सर थैंक यू। जी शाहिद अली सर साहब। मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है पीएचडी के लिए, ये 3D कंस्ट्रक्शन में, 3D कंस्ट्रक्शन पेंटिंग में जी हमारी जी। यूनिवर्सिटी में। तो ये बिम उसके साथ कुछ मतलब कुछ रिलेटेड है कि नहीं? मतलब 3D कंस्ट्रक्शन पेंटिंग में हम इसको यूज कर सकते हैं कि नहीं? देखें, आप अपना मॉडल जो बनाएंगे, जो चीज करेंगे, वो तो बिम बेस्ड मॉडल होगा, उसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी डेफिनेटली, चाहे वो किसी भी चीज के लिए हो। तो उसी मॉडल से ही आपने 3D प्रिंटिंग इस्तेमाल किया है कभी? हैव यू नहीं सीन इट? नहीं किया? अच्छा, आई हैव पर्सनली यूज्ड इट, स्पेशली व्हेन आई वेंट टू चाइना बैक इन 2019। एक कॉन्फ्रेंस थी, उसके लिए वहाँ पे इस्तेमाल किया। हमारी यूनिवर्सिटी में भी 3D प्रिंटर थे, तो वी हैव सीन इट, यूज्ड इट। तो 3D प्रिंटिंग को आप बेसिकली कोई मॉडल देते हैं, जैसे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं 3D प्रिंटर को, कोई मॉडल देते हैं और वो उसको ड्रॉ करता है। जैसे आप प्रिंट करते हैं, सादा प्रिंट करते हैं ना, तो आप क्या करते हैं, कोई कमांड देते हैं ना प्रिंट की, आपने पहले लिखा होता है ना कंप्यूटर के अंदर, और फिर आप उसको प्रिंट प्रेस करते हैं और वो फिर एक प्रिंट निकल आता है। ऐसे ही होता है ना 2D सादा कागज जो होता है, शायद अली साहब। जी 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 जी, बिल्कुल। सो सिमिलर इज द केस विद द 3D प्रिंटर। आप कंप्यूटर में एक मॉडल जनरेट करेंगे, मॉडल बनाएंगे, उसके अंदर उसकी सारी प्रॉपर्टीज होंगी, सारा कुछ होगा, एंड देन यू विल प्रेस अ प्रिंटर, वो फिर उसको ड्रॉ करेगा, उसको बनाएगा फिर 3D प्रिंटर, उसी तरह जिस तरह आपके पास कंप्यूटर में है। सही सही। ठीक ओके है, सर, थैंक यू। तो दिस इज 3D प्रिंटिंग। अच्छा, बिम के बारे में अब हम बात करने जाते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम आइडिया ले लेते हैं कि ऑडियंस जो है हमारी, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो क्या समझते हैं कि बिम क्या है। आई जस्ट नीड योर आइडिया ऑन दिस, योर टेक ऑन दिस, कि आपको क्या लगता है कि बिम क्या चीज़ है। फिर हम बात करेंगे इसके ऊपर डिटेल में कि बिम क्या है, लेकिन पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, कुछ 2-3 पार्टिसिपेंट्स अगर बता दें मुझे कि बिम क्या है, आपको क्या लगता है कि बिम क्या है। जी अलिश बशीर, इफ यू कैन से समथिंग ऑन दिस। बिम के बारे में मेरी इतना तो नहीं है इंफॉर्मेशन, मतलब आई बिन with people who are working on it, so mostly freelancing मैं इसलिए इस कोर्स को ज्वाइन किया ताकि मेरा एक्सपोजर और इसके ओके ओके ऊपर ओके, ठीक है, हम जीरो से इंशाल्लाह चलेंगे, बिल्कुल स्टार्ट से चलेंगे। जी, एनी अदर कोई और बताना चाहेंगे यार बिम के बारे में, आपको क्या लगता है कि बिम क्या चीज है? एनीवन? सर मैं बताना चाहूँगा जी जी इम्तिहान। जी सर प्लीज। सर बिम बेसिकली कंसोर्शियम है एक तरह का, जिसमें हम एग्जीक्यूशन से पहले सब कुछ अपने सामने देख सकते हैं। मतलब एक कंसोर्शियम ऑफ सॉफ्टवेयर्स बोल लें उसको, कंसोर्शियम ऑफ फैसिलिटीज़ बोल लें, इट्स ऑल ऑन अस। तो बेसिकली कंसोर्शियम है जिसके थ्रू हम फ्यूचर जो प्रोजेक्ट बनना है हमारे एग्जीक्यूशन के बाद, उससे हम वक्त से पहले देख के अपने हिसाब से उसको एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। मतलब मेरे ख्याल से मोस्ट बेनिफिशियल, अगर हम बेनिफिशियल देखा जाए तो क्लाइंट के लिए एक बेनिफिशियल चीज़ है। बेशक कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट के लिए भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल जो मेरे ख्याल से होगा वो क्लाइंट के लिए होगा। सो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है बिम की। ठीक है, थैंक यू सो मच इम्तिहान शौकत साहब, थैंक यू सो मच। हम बिम पे बात करने से पहले आपने जो बात कर ली, हम थोड़ा सा जरा जाते हैं, दोबारा हिस्ट्री के अंदर जाते हैं। देखें, बिम के बैकग्राउंड को समझने के लिए हमें ये चीज समझनी चाहिए कि ये कोई नई चीज तो नहीं है, कोई आसमान से तो नहीं आ गई एकदम से। देखें, आप पुराने जमाने में, अगर ये 14,000 साल पुरानी ये तस्वीर है, पेंटिंग है जो आप देख रहे हैं, तो पुराने जमाने में जब इंसान गारों के अंदर रहा करता था तो वो क्या करता था, वो केव आर्ट करता था, किसी जानवर की हड्डी से, खून से, किसी रंग से, कोई चीज से वो ये कोशिश करता था कि दीवार के ऊपर तस्वीरें बनाए। ठीक है, तो 14,000 साल पहले भी अगर हम इंसान की तारीख देखें
तो हमारी जो बिम की हिस्ट्री है वो वहां से स्टार्ट होती है, हम वहां से इसे लिंक करेंगे कि आपने जो स्टार्ट किया वो स्टार्ट किया आपने दीवार के ऊपर या केव के ऊपर आर्ट से, वहां से ये चीज शुरू हुई। और फिर जो आपका लेटर ऑन पेपर आपका डेवलप हुआ, आपकी ड्राइंग्स डेवलप हुई, बोर्ड डेवलप हुए, उसके ऊपर ड्राइंग करने लग गए। फिर उसके बाद तकरीबन मिड ऑफ 20th सेंचुरी, आपको 1950s के बाद, कुछ लोग 1970s के बाद कहते हैं, आपका कैड आ गया, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग और डिजाइन। तो लोगों ने यही चीज कंप्यूटर के ऊपर करनी शुरू कर दी। आप सबने यूनिवर्सिटी के अंदर तो ड्राइंग की होगी ना पेपर के ऊपर, वो बड़े बड़े बोर्ड्स के ऊपर, की है सबने कि नहीं की? जी जी की है सर। की है, सबने की है, ठीक है, जी सर। बिल्कुल। तो उस वक्त हम क्या किया करते थे, वो पेपर के ऊपर ड्राइंग किया करते थे, ठीक है, दैट इज अ 2D ड्राइंग, वो किया करते। उससे पहले अगर आप देखें तो ये जब कंप्यूटर नहीं थे, कैड नहीं था, तो आपने वो देखे होंगे ब्लू पेजेस, ड्राफ्टिंग वाले पेजेस, वो बड़े बड़े पेजेस होते थे जिसके ऊपर ड्राफ्टिंग की जाए थे। अभी भी आप अगर पटवारियों के पास, हमारा जो पटवार का पूरा सिस्टम है, पटवारी निज़ाम है, वो उसको अगर आप देखें तो उनके पास लट्ठे होते हैं। आपने देखा कागज, वो कपड़े का लट्ठा होता है जिसके ऊपर उन्होंने पूरे का पूरा ड्रॉ किया होता है। हैव यू सीन एनीवन? जी सर बिल्कुल। ठीक है, तो वो अभी भी उस पे करते हैं। वो व्हाट इज दैट? दैट इज अ 2D ड्राइंग। वो कैड से पहले की बातें हैं। फिर क्या हुआ, कैड आ गई हमारे पास। जब कैड आ गया तो हमने कंप्यूटर के अंदर ये चीजें बनानी शुरू कर दी। हम, हमारे पास ऑटो कैड का सॉफ्टवेयर आ गया और इस तरह के सॉफ्टवेयर आ गए, स्केचअप वगैरह आ गया, जिससे हमने कंप्यूटर के ऊपर ये चीजें बनानी शुरू कर दी, 2D में बनानी शुरू कर दी। और फिर उसी की जो अगली स्टेज है वो बिम है, ठीक है। जो कैड की ही नेक्स्ट स्टेप है एवोल्यूशन में, वो आपका बिम है। यहां तक यस सर। ठीक है। तो ये बिम भी एक ऐसा टूल है जिससे आप विजुअलाइज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को, और आप देख सकते हैं कि आपका प्रोजेक्ट कैसा लग रहा है, कैसा लगेगा। आप फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले आप 2D में बनाते थे, अब आप उसका 3D व्यू देख सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलकर हम बिम को और एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ बताने का मकसद ये है कि बिम कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो बाहर से एकदम से इम्पोज कर दी गई है। नहीं, बिम वही ड्राइंग्स, वही ड्राफ्टिंग, वही चीजें जो हम मुद्दत से करते आ रहे हैं, उन्हीं का ही एक एडवांस स्टेप है, ठीक है। कोई नई चीज नहीं है, बल्कि उन्हीं का एक एडवांस स्टेप है हमारे पास। अगर टाइमलाइन देखें तो जैसे हमने पहले इस के बारे में बात की, 80s और 1950s से पहले तक आप अगर देखें तो आप ड्राइंग बनाते थे, पेपर ड्राइंग बनाते थे, ड्राफ्टमैन बनते थे। लेकिन उसके बाद 1980s के बाद स्पेसिफिकली जब आपके पास कंप्यूटर्स आ गए और ज़्यादा इजी हो गया चीज़ें बनानी, तो आप शिफ्ट हो गए टुवर्ड्स कैड, कंप्यूटर एडेड ड्राइंग और ड्राफ्टिंग। और 2003 के बाद जो ज़्यादा आपका फोकस है वो बिम के ऊपर है कि बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग आ गई आपकी, उसी की ही एक एडवांस स्टेज। शादी की हिकायत है, आपने सुना होगा कि एक हाथी को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया और लोगों को ब्लाइंड फोल्ड करके या अंधेरे में कहा कि जाओ अंदर देखो कि क्या चीज है। तो जिसने उसकी दुम पकड़ी तो उसने कहा जी ये तो कोई रस्सी की तरह की चीज है। किसी ने उसका कान पकड़ा तो उसने कहा जी ये तो कोई पंखा टाइप चीज है। किसी ने उसकी जो है ना वो टांग पकड़ ली तो उसने कहा जी ये तो कोई पिलर है, दिस इज लाइक अ पिलर। किसी ने उसके पेट पे हाथ रखा, उसने कहा ये दीवार है। तो हम जितने भी लोग हैं जो जो बिम का कोई एक पार्ट देखते हैं तो वो कहते हैं ये बिम है, जबकि बिम एक ब्रॉडर पिक्चर है, एक बड़ी चीज है। बिम जो है ना तो वो हाथी की दुम की तरह है, ना वो टांग की तरह है, ना उसके नाक और कान की तरह है, बल्कि बिम पूरे का पूरा हाथी है, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। तो हमें ये इसको एक बड़े पर्सपेक्टिव में थोड़ा ऊपर से होके देखना पड़ेगा कि बिम क्या चीज है।
तो अक्सर ये कंफ्यूजन हमारे यहाँ भी रहती है कि बिम है क्या है। कोई एक सॉफ्टवेयर यूज करता है वो कहता है ये बिम है, कोई एक टूल यूज कर लेता है वो कहता है ये बिम है, जबकि बिम एक बड़ी पिक्चर है, उसमें हम बात करते हैं कि बिम क्या है। देखिए यहाँ पे एक चीज तो हमने ये समझनी है सबसे पहले कि बिम जो है वो उसका प्रोसेस स्टार्ट होता है 3D से। 3D से हम 2D ड्राइंग पे हमने बात कर ली हुई है पहले कि 2D ड्राइंग तक जब था तो हम कहते थे कि जी ये कैड की ड्राइंग है, लेकिन बिम की जो बेसिक है दैट इज 3D। कुछ लोग बात करते हैं कि 1D और 2D बिम की, वो ये भी कहते हैं कि 1D जो है वो रिसर्च वाली साइड है और 2D इसकी 2D ड्राइंग्स है, बट जो कॉन्सेप्चुअली है बिम स्टार्ट्स विद 3D। आपका तीन डायमेंशंस आपकी होनी चाहिए लाजमी, आपको 3D में मॉडल होना चाहिए लाजमी, और वो भी सादा 3D में नहीं होना चाहिए। देखिए आप कैड जब यूज करते थे, आप सबने यूज की होगी, तो एक्सट्रूड कमांड होती थी ना, एक्सट्रूड कमांड यूज की है किसी ने ऑटो कैड में? तो एक्सट्रूड कर लेते थे, आपको वो जी 3D में आ जी। जाता, तो क्या वो बिम हो गया? नहीं, वो बिम ना हुआ, इसलिए कि सिंपल अगर आपने उसको एक्सट्रूड कर लिया, तीसरी डायमेंशन में ले आए, तो वो आपके पास जो है वो बिम नहीं हुआ। बिम के अंदर होना ये चाहिए कि आपका 3D मॉडल हो बट इंटेलिजेंट मॉडल हो। इंटेलिजेंट मॉडल से क्या मकसद है? इंटेलिजेंट मॉडल से ये मकसद है कि उसके अंदर जो चीज हो उसको पता हो कि ये क्या चीज है। फॉर एग्जाम्पल आपकी अगर दीवार है तो बिम के मॉडल को पता होगा कि ये दीवार है, ये खिड़की है, ये रोशनदान है, ये टाइल है, ये मार्बल है, ये अलमारी है, ठीक है। और आप इसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं और कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं चेंजेस को। तो ये बिम की एक सिंपल सी डेफिनेशन है। तो बिम कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, बिम एक प्रोसेस का नाम है जो कि आपको जो आपके आर्किटेक्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, या और जो कंस्ट्रक्शन के अंदर प्रोफेशनल्स हैं, उनको एक बेहतर इनसाइट देता है ताकि प्रोजेक्ट के बारे में, ताकि वो अपना प्रोजेक्ट बेहतर तरीके से प्लान कर सकें, डिजाइन कर सकें, उसको मैनेज कर सकें, अपनी बिल्डिंग हो या चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो। यहाँ पे थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट हम थोड़ा सा क्लियर करते जाते हैं। जब बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग की बात होती है तो आपके जहन में क्या आता है कि इसमें बिल्डिंग क्या है? ये सिर्फ बिल्डिंग के लिए है क्या? एनीवन? जी सर, कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो फिर इसमें बिल्डिंग मेरे क्यों आया? सर मेरे जहन में आता है सर। आपके जहन में आता है जी क्वेश्चन से कि जी ये तो बिल्डिंग है, तो ये रोड के लिए कैसे इस्तेमाल होगा? यहाँ पे ये चीज हमें समझनी है कि ये जो बिल्डिंग है, दिस इज नॉट स्ट्रक्चर कि यार ये बिल्डिंग है, दिस इज अबाउट बिल्डिंग समथिंग। जैसे किसी ने भी यहाँ पे कहा कंस्ट्रक्शन, सो बिल्डिंग मीन्स टू बिल्ड समथिंग, ठीक है। वो बिल्डिंग जो है, वो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग कैन बी फॉर अ रोड। लोग टनल में बात करते हैं, टिम की बात करते हैं, कहते हैं टनल इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, दैट्स फाइन, लेकिन दैट इज ऑल्सो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। रोड के अंदर बात करते हैं, लोग कहते हैं जी रिम है जनाब, रोड इंफॉर्मेशन मॉडल है, बट दैट इज बेसिकली बिम, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। सिमिलरली मैंने रिसेंटली देखा लोग बात करते हैं ब्रिज इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, कहते हैं ब्रिम। सो दैट इज ऑल बेसिकली अ बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। चाहे आप वो डैम के लिए बना रहे हैं, चाहे आप वो रोड के लिए बना रहे हैं, चाहे आप वो बिल्डिंग के लिए बना रहे हैं, चाहे वो टनल के लिए बना रहे हैं, दैट इज बिम, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। बिल्डिंग here does not represent a structure। बिल्डिंग एक इमारत को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, बट किसी चीज के बनाने को रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरह से कोई चीज बनेगी, किस तरीके से कोई चीज बनाई जाएगी, और फिर उसके साथ उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है उन सारे के ऊपर बात कर रहा है। यहाँ आई होप दिस क्लियर टू एवरीवन के बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग क्या है, और आइंदा इसमें कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन दरपेश नहीं आएगी। थैंक यू जी। हम आगे चलते हैं। बिम बेसिकली आपका डिजाइन स्टेज पे भी इस्तेमाल होता है, कंस्ट्रक्शन के दौरान भी होता है, ऑपरेशंस के अंदर भी होता है, इस पे बात करेंगे। तो बिम कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, ये बात हमने समझनी है। बिम एक प्रोसेस है जिसके अंदर आप क्रिएट करते हैं और मैनेज करते हैं प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन को। अब प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन क्या होती है?
वो हम आगे देखते हैं। प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास दो किस्म की इंफॉर्मेशन होती है। कोई भी आप प्रोजेक्ट उठा रहे हैं, चाहे वो बिल्डिंग का उठाएं, रोड का उठाएं, डैम का उठाएं, दो किस्म की इंफॉर्मेशन होती है। एक जिसको आप कहते हैं ग्राफिकल इंफॉर्मेशन, कि आपके पास जो ड्राइंग्स होती हैं, डिजाइन होता है, और दूसरी होती है जी नॉन ग्राफिकल इंफॉर्मेशन। नॉन ग्राफिकल इंफॉर्मेशन में आपके पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं? फॉर एग्जाम्पल कि इसका एस्टिमेट कितना है जनाब, इसके अंदर कौन कौन सा मटेरियल लगेगा, उसकी स्केड्यूलिंग जो आप करते हैं, प्लानिंग करते हैं, उसकी लैंड एक्विजिशन आपने की है, वो पेपर के ऊपर है आपके पास। उसके अंदर कौन एसेट मैनेजमेंट है कि जनाब इस बिल्डिंग के अंदर मेरे 40 पंखे हैं, 10 एसी हैं, फर्श जो है वो इस चीज का है, फलानी इस चीज का है। एसेट मैनेजमेंट और फैसिलिटी मैनेजमेंट, तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये नॉन ग्राफिकल इंफॉर्मेशन है। तो बिम बेसिकली करता क्या है कि ग्राफिकल इंफॉर्मेशन और नॉन ग्राफिकल इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर देता है, कि दोनों इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाती हैं और ये प्रेजेंट करता है बिम। अब देखें, अगर आप सिंपल अपनी ड्राइंग देखते हैं, 2D ड्राइंग देखते हैं, तो उसके ऊपर आप अगर क्लिक करते हैं तो वो तो आपको नहीं बताता कि यार ये दीवार है और इसमें फलाना मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है और इस मटेरियल की कॉस्ट इतनी है और इसकी क्वांटिटी इतनी है। वो तो आपके पास इलादा डॉक्यूमेंट्स में होते हैं ना। आप अगर किसी प्रोजेक्ट के ऊपर जाएं, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो, तो आपके पास अच्छे भले प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो आपने वो जो हार्ड कॉपीज होती हैं उनको खत्म करना है और उन सारे डेटा को लेके आना है, अटैच करना है अपने ग्राफिकल इंफॉर्मेशन के साथ। जब आप उस नॉन ग्राफिकल इंफॉर्मेशन को, कि जो आपका एस्टिमेट था, आपकी स्पेसिफिकेशंस थी, आपकी बाकी और जो डिटेल्स थी, उन सब को जब आप लिंक कर दें अपने ग्राफिकल इंफॉर्मेशन के साथ, तो फिर आप कह सकते हैं दिस इज बिम। इज इट क्लियर टू एवरीवन कि भाई ग्राफिकल इंफॉर्मेशन क्या है, नॉन ग्राफिकल क्या है, एंड हाउ वी आर गोइंग टू कनेक्ट दिस? यहां तक कोई समझ आई बात की? क्लियर है हम? यस सर, यस सर, क्लियर है। ओके, थैंक यू। बस थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसे रिस्पांस देते रहेंगे तो मैं भी जागता रहूंगा, रोजा है, आप भी जागते रहेंगे, ठीक है? तो यहां तक होगी जनाब क्लियर बात। अब जो हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम है, हम थोड़ी सी बात करते हैं कि जनाब ट्रेडिशनल सिस्टम हमारा क्या है। देखिए, एक आप माशाल्लाह एक्सपीरियंस्ड लोग हैं अक्सर आपके अंदर, और आप लोगों ने सब लोगों ने किसी न किसी प्रोजेक्ट पे तो काम किया होगा। अब होता क्या है कि आपका एक प्रोजेक्ट बन रहा होता है, आपके पास उसका कॉस्ट एस्टिमेट होता है, डिटेल एस्टिमेट होता है, लेकिन कभी उसका एक सफा बीच में से फट जाता है, कभी वो डॉक्यूमेंट ही पूरे का पूरा गुम हो जाता है। होता है ऐसा कि नहीं होता? फिर आप ढूंढते रहते हैं यार अब ये किधर से लेकर आएंगे। और ऐसा भी होता है कि आपकी जो ड्राइंग है, वो आर्किटेक्ट साहब भी हैं हमारे पास यहाँ पर, तो वो आर्किटेक्ट उसका एक प्लान बनाता है, लेआउट बनाता है, और वो पेपर के ऊपर दे देता है स्ट्रक्चरल इंजीनियर को हार्ड कॉपी में कि जनाब इसके ऊपर आप अपना डिजाइन कर लें। वो उसके ऊपर अपना स्ट्रक्चरल डिजाइन कर देते हैं और हार्ड कॉपी दे देते हैं क्वांटिटी एस्टिमेशन वाले को कि जनाब आप इसके अंदर जो है ना वो अपनी क्वांटिटी एस्टिमेशन कर दें। तो होता क्या है इसके अंदर, एक तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, एक ये होता है कि आपके एरर्स ज्यादा हो जाते हैं जब हार्ड कॉपी के अंदर सारी चीजें होती हैं, और फिर लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाता है। आपके अक्सर आप अगर प्रोजेक्ट्स के देखें तो आपके पास उनके एस्टिमेट्स नहीं मिलेंगे। आप प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, आप उसके 2 साल बाद आके देखें ना कि जनाब इसका एस्टिमेट किधर है, इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आपको उसका एस्टिमेट मिल जाए। मुश्किल हो जाता है इसलिए कि डेटा लॉस हो जाता है पेपर के ऊपर, ठीक है? जब आप स्पेशली जब आप इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, तो हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम है वो इसी तरह है कि हम पेपर के ऊपर ड्राइंग बनती है, वो आर्किटेक्ट बना के देते हैं हमारे स्ट्रक्चर इंजीनियर साहब को, वो उसके ऊपर डिजाइन करते हैं, और फिर हमारे क्वांटिटी एस्टिमेशन वाले क्वांटिटी इलादा एस्टिमेट करते हैं। तो ये सारे एक तो लिंक्ड नहीं है और इलादा इलादा है, पेपर बेस्ड है, तो ये लॉस होना ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इसकी, ठीक है? तो बिम क्या करता है? यहां तक तो हमने समझ गया कि भाई ट्रेडिशनल सिस्टम क्या है, लेकिन बिम ये करता है कि आपके जो 2D मॉडल है उसको ऑगमेंट करता है इन 3D, इन थर्ड डायमेंशन एंड बियॉन्ड, कि उसके अंदर तीसरी डायमेंशन भी ऐड करता है कि आप अपनी एलिवेशन भी देख सकते हैं कि आपका मॉडल लगेगा कैसे। देखिए 2D ड्राइंग के अंदर आपको पता चल सकता है कि जनाब कैसे, ठीक है, आपके पास एक क्रॉस सेक्शन होता है और एक फ्रंट एलिवेशन होती है और साइड एलिवेशन होती है, बैक एलिवेशन होती है, टॉप व्यू होता है,
लेकिन आपको ओवरऑल अपने प्रोजेक्ट के अंदर घूम के देखना कि आपका किस तरह का दिखेगा जब बनेगा, वो आपको नहीं मिलता। तो बिम आपको एक और डायमेंशन इसके अंदर प्रोवाइड करता है। अब हम बात करेंगे जनाब कैड और बिम में क्या फर्क है। लोग तो आप फिर ये कहेंगे यार ये तो वही कैड ही वाली बातें हैं सारी, कुछ ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं है। यहाँ पे जो डिफरेंस है, मेन डिफरेंस कैड और बिम के अंदर, वो ये है कि इंटेलिजेंस एसोसिएटेड है। हम जब बिम की बात करते हैं हम कहते हैं इंटेलिजेंट मॉडल होगा, इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो इंटेलिजेंट होंगे। दीवार को पता होगा कि मैं दीवार हूँ, किस तरह है वो आगे चलकर हम बात करेंगे। इसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। जो बिम का मॉडल है उसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका मटेरियल क्या है, इसके अंदर क्या इसकी डायमेंशंस क्या है। थोड़ा इस तरह अगर हम देख लें इसको एक और डायमेंशन के अंदर, कैड के अंदर अगर आपने दीवार देखनी है, आप सबने लोगों ने कैड के अंदर तो काम किया होगा, जब आप कैड के अंदर दीवार देखते हैं तो आपको कैसी नजर आती है? एक वॉल है, आपको कैसी नजर लाइन आती होती है सर। लाइन नजर आती है। लेकिन जब आप बिम के अंदर देखेंगे तो वो आपको दीवार ही नजर आएगी। ठीक है, वो आपको दीवार ही नजर आएगी। इसी तरह अगर आप के पास एक स्टेयर्स हैं तो वो शायद आपको रेक्टेंगल में नजर आए, आपको सिर्फ एक निशान नजर आए, लेकिन उसकी पूरी की पूरी डायमेंशंस डिटेल के अंदर आपको नजर नहीं आ सकता। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन कैड एंड बिम, कि कैड के कंपोनेंट्स और बिम के कंपोनेंट्स के अंदर क्या फर्क है। अब दरवाजा अगर आप देखें, आपको इस स्लाइड के अंदर नजर भी आ रहा होगा, तो आप दरवाजा जब देखते हैं तो वो आपके पास सिर्फ एक निशान होता है, लेकिन आपको वहां से ये नहीं पता चलता कि दीवार, इस दरवाजे की हाइट क्या है, इस दरवाजे का मटेरियल क्या है, इस दरवाजे के साथ अगर इफ देर इज एनीथिंग रिलेटेड विद वारंटी और गारंटी, वो चीजें हैं या नहीं है, उस पूरी की जो स्पेसिफिकेशंस है वो चीजें नहीं होती। जबकि बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग आपको ये सारी की सारी चीजें प्रोवाइड करता है। अब कैड के अंदर अगर आप देखें तो आप दो तीन ही व्यूज बना सकते हैं। आप टॉप व्यू देखते हैं, क्रॉस सेक्शन देखते हैं, फ्रंट एलिवेशन देखते हैं। लेकिन जब आप बिम की बात करते हैं तो आप जितने मर्जी व्यूज और प्लान्स बना लें, विद वन क्लिक आप बना सकते हैं। आप किसी भी जगह का व्यू देखना चाहें आप देख सकते हैं, किसी भी जगह का प्लान आप बनाना चाहिए आप बना सकते हैं। और एक और इसके अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो कोऑर्डिनेशन ऑफ चेंजेस है, कि अगर मैं फॉर एग्जांपल कैड के अंदर एक चीज चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल दीवार की हाइट एक जगह पे चेंज करता हूँ एक सेक्शन के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट नहीं होती सारे के सारे व्यूज के अंदर, मुझे जाके पर्सनली चेंज करना पड़ता है। जबकि बिम के अंदर कोऑर्डिनेशन है चेंजेस की, कि मैं एक जगह, पैरामेट्रिक मॉडलिंग इसे कहते हैं, कि भाई आप एक जगह चेंज करें तो दूसरी ऑटोमेटिकली आपकी चेंज हो जाए। तो बिम बेसिकली आपकी कोऑर्डिनेशन ऑफ चेंजेस आपको प्रोवाइड करता है। आप सिमुलेट कर सकते हैं अपने मॉडल को कि जनाब हाँ मैं किस डायमेंशन में अपना प्लेस करूं मॉडल, और सूरज इस जगह से निकलता है तो कैसा लगेगा, मेरा धूप किस तरफ से आएगी, कितनी धूप आएगी, सर्दियों में किस तरह का मौसम होगा, गर्मियों में किस तरह का मौसम होगा। सो दीज आर द सिमुलेशंस व्हिच कैन बी डन। आर्किटेक्ट हमारे जो हजरात हैं वो अक्सर इस पे काफी काम करते हैं। सो यू कैन ऑल्सो सिमुलेट योर प्रोजेक्ट ऑन डिफरेंट थिंग्स। आप ऑप्टिमल डिजाइन बना सकते हैं कि नहीं जनाब इस तरह का डिजाइन नहीं तो इस तरह का डिजाइन। लेकिन कैड के अंदर अगर आप ये काम करेंगे तो आपको ज्यादा एफर्ट लगती है, आपका टाइम ज्यादा वो यूटिलाइज होता है। जबकि इसके अंदर आपका कम टाइम के अंदर आप ज्यादा काम कर सकते हैं, ज्यादा मॉडल बना सकते हैं। यहां तक कोई बात, कोई क्वेश्चन? और नहीं सर, थैंक यू सो मच। ओके जनाब, ठीक है। अब हम बिम प्रोसेस की बात करते हैं कि यार बिम का प्रोसेस है क्या चीज़ है। ये बात तो हमें समझ आ गई कि बिम जो है वो एक सिंपल 3D कैड नहीं है, या एक सादा कोई सिंपल डिज़ाइन नहीं है। ये तो सबको क्लियर हो गया यहाँ तक। और बिम कहाँ पे इस्तेमाल होता है, बिम का प्रोसेस क्या है? देखिए बिम का जो प्रोसेस है, जो कॉन्सेप्ट है, वो हमें समझना पड़ेगा कि अभी एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जनाब मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ, या एक हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ, या कोई भी चीज़ बनाना चाहता हूँ। चले अपने घर से ही हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा इजी एग्जाम्पल होगी। आप कहते हैं कि मैं अपना एक घर बनाना चाहता हूँ, तो आप पहले कोई उसका कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन तो बनाएंगे ना कि हाँ इस तरह का होना चाहिए,
इतने कमरे होने चाहिए, इतना उसका साइज होना चाहिए, ये डायमेंशंस होनी चाहिए। तो वो आप कॉन्सेप्चुअल स्टेज पे भी यू कैन यूज बिम। फॉर एग्जांपल आप रिवेट में आपने बना लिया, मैं आपको साथ में सॉफ्टवेयर की एग्जांपल भी देता जाऊंगा। आपने रिवेट में अपना मॉडल बना लिया, आप कहते हैं यार इसका मैं स्ट्रक्चरल डिजाइन करना चाहता हूँ, मैं स्ट्रक्चरल डिजाइन देखना चाहता हूँ। वही फाइल आपने उठाई और उठा के आपने डिजाइन कर लिया उसको, और आपने एनालिसिस के लिए आप कहते हैं रोबोट स्ट्रक्चर एनालिसिस में जाके वही फाइल जो आपकी रिवेट के अंदर थी उसको आप लेके रोबोट स्ट्रक्चर एनालिसिस के सॉफ्टवेयर में, जो स्ट्रक्चर एनालिसिस का सॉफ्टवेयर है वहां पे आपने उसको एनालाइज कर लिया और वापस आप ले आए दोबारा इसके अंदर और उसको मॉडल कर लिया। अब आप कहते हैं यार मैंने इसकी स्केजुलिंग भी करनी है इस प्रोजेक्ट की, कि स्केजुलिंग क्या है कि ये कब स्टार्ट होगा, इसकी फाउंडेशन कब होगी, इसमें लीन कंक्रीट कब होगी, दीवारें कब बनेंगी, छत कब पड़ेगा। ये सारी की सारी आप प्राइमावेरा में कर लें या एमएस प्रोजेक्ट में कर लें या इवन एक्सेल शीट में कर लें। अब आप ये कहेंगे जनाब ये तो इसमें आ गया डेटा, लेकिन मैं अपने प्रोजेक्ट के साथ इसको लिंक करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि 6 महीने बाद मेरा जो घर है वो किस स्टेज पे होगा। तो आप क्या करेंगे, जो आपने स्केजुलिंग की है उसको लिंक कर लें आप अपने रिवेट के मॉडल के साथ। कैसे लिंक करेंगे, नेविसवर्क्स का टूल आप यूज करेंगे, ठीक है, वो हम आपको पढ़ाएंगे ये सारे के सारे इसके अंदर कोर्स के अंदर। तो आप नेविसवर्क्स का टूल लिंक कर देंगे अपने इसके साथ, रिवेट के मॉडल के साथ, और फिर जब आप उसको सिमुलेट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, 8 महीने बाद आप उसको फिजिकल स्ट्रक्चर देख सकते हैं। एक तो आपने प्राइमावेरा या एमएस प्रोजेक्ट या एक्सेल के अंदर तो आपने उसका स्केड्यूल किया ना, वो तो आपके पास एक आप ये कह सकते हैं कि नॉन ग्राफिकल इंफॉर्मेशन है, तो उसको आप लिंक कर देंगे ग्राफिकल इंफॉर्मेशन के साथ और आप उसको देख सकते हैं। फिर ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन भी आप उसको देख सकते हैं कि हाँ कहाँ पे किस किस स्टेज पे हूँ। फॉर एग्जांपल आपकी जो गैस की पाइपलाइन, बिजली की लाइन, पानी का पाइप वगैरह, ये सारी की सारी चीजें आपकी उसमें से वो हो रही हैं, गुजर रही होंगी, तो वो सारी की सारी आपको कंस्ट्रक्शन के अंदर कोऑर्डिनेट करने में आसानी होगी। अब ऐसा अक्सर होता है कि एक जगह से पाइप गुजर रहा होता है और उसी जगह से कोई बीम गुजर रहा होता है, उस जगह से कोई दीवार होती है या कोई ऐसा क्रिटिकल एलिमेंट होता है, ठीक है, तो वो आपको कोऑर्डिनेशन ऑफ चेंजेस होंगी, आपको पता होगा कौन सी चीज कहाँ पे है। ड्यूरिंग डिजाइन आपको 2D ड्राइंग में नहीं देखना पड़ेगा, आप 3D मॉडल से इजीली अपनी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने घर बना लिया, अब 5 साल गुजरते हैं, घर आपने बना लिया और आपके घर में फर्श के अंदर लीकेज आ जाती है, तो अब आप कहेंगे कि जनाब ये तो मैं पूरे का पूरा फर्श उखाड़ूं। लेकिन अगर आपके पास अपना मॉडल होगा और आपने एज बिल्ट मॉडल, उसके अंदर एज बिल्ट मॉडल वो होता है कि जब आपने कंप्लीट कर लिया तो जो चीज जैसी थी उसी तरह आपने उसको डिजिटल फॉर्म में ले आए और उसको बना के आपने अपना बिम मॉडल रखा हुआ है। तो जब आप उसको देखेंगे तो आप कहेंगे मैं इधर अपना मॉडल चेक कर लेता हूँ। मॉडल आप जब चेक कर लेंगे तो आप ये देखेंगे कि जनाब मेरा पाइप किस जगह से गुजर रहा है, सिर्फ उसी जगह की टाइल को उखाड़ेंगे बजाय इसकी कि पूरे के पूरे फर्श को आप उखाड़ें। सो आपको फैसिलिटी मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है बिम। एक सादी सी एग्जांपल से मैंने आपको ये सारी की सारी चीजें समझाने की कोशिश की। जी जैदुल्ला साहब, क्लैश डिटेक्शन यही है कि आपको पहले से पता चल जाएगा कि यहाँ से पाइप और कोई भी 2 एलिमेंट है, चाहे वो कोई भी 2 एलिमेंट है, वो आपस में क्लैश तो नहीं कर रहे। अक्सर होता है ना कि हमें फिर वो दीवार तोड़नी पड़ती है पाइप गुजारने के लिए, या दीवार तोड़ के खिड़की एक जगह से दूसरी जगह करनी पड़ती है, अलमारी पहले इधर थी अब उधर शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो वो सारी की सारी चीजें अगर आपने पहले से 3D में वो की हुई है मॉडल, सो आपके लिए ज्यादा चीजें आसान हो जाती हैं। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि बिम का लाइफ साइकिल क्या है। ये सिर्फ एक प्लानिंग टूल नहीं है, ये आपको ओवरऑल थ्रू आउट द प्रोजेक्ट आपको हेल्प करता है बिम। थैंक यू सर एक्सक्यूज मी सर। जी जैदुल्ला साहब प्लीज। सर अभी जो बात हो रही थी सर, तो ये हम फैसिलिटी मैनेजमेंट में बेसिकली आती है, तो सर ये क्लैश डिटेक्शन में हम कह सकते हैं कि हमें क्लैश डिटेक्शन में हेल्प करती है सर? क्लैश डिटेक्शन जब आपने डिजाइन कर लिया और जब आप डिजाइन की स्टेज पे आप क्लैश डिटेक्शन की बात करेंगे जैदुल्ला साहब, कि आपके पास फॉर एग्जांपल MEP आपका जो इंजीनियर है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग वाला, जिसने ये पूरी को पूरा डिजाइन किया है, उसने तो एक अपना पूरा प्लान किया होगा कि यार इस जगह से पाइप गुजरना चाहिए, इस जगह से, उसने तो आर्किटेक्चर की ड्राइंग के ऊपर किया होगा। लेकिन अगर वो आपकी 3D मॉडल के ऊपर
पहले से ही ये पूरे का पूरा डिजाइन कर लेगा, और कहीं पे उसने कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे कि इस कोऑर्डिनेट से ये गुजरना चाहिए, वहां पे कोई बीम आ रहा है तो आपको पास क्लैश डिटेक्शन आ जाएगी कि यहाँ से बीम भी गुजर रहा है, यहाँ से पाइप भी गुजर रहा है, सो यू से इट क्लैश डिटेक्शन। तो वो पहले से आपको डिटेक्ट करके बताएगा कि यहाँ पे क्लैश आ रहा है। ओके सर, ओके सर। ठीक है, तो लेटर स्टेजेस में जब आप काम करेंगे तो आपके लिए चीजें आसान होगी। हमने पहले बात इस पे कुछ ना कुछ आपको अंदाजा हो गया होगा, समझ आ गई होगी कि बिम के अंदर सिर्फ कोई एक बंदा काम नहीं करता, जबकि एक टीम काम करती है। जैसे मेरे ख्याल में फरतुल्लाह साहब ने अपने इंट्रोडक्शन के अंदर ये बात की थी कि एक टीम है जिसमें 20, 30, 40 लोग भी हो सकते हैं जो कि एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। और उन्होंने फिर LOD 500 की भी बात की, उस पर इंशाल्लाह फिर हम आगे चलकर कभी बात करेंगे। तो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग में आपका जो आर्किटेक्ट है, आपका जो डिजाइनर है, जो ओनर है, जो फैसिलिटी मैनेजर है, वो सारे के सारे मिलके काम करते हैं। और एक ही मॉडल के अंदर आपका आर्किटेक्ट भी काम कर रहा है और आपका स्ट्रक्चर डिजाइनर भी काम कर रहा है और आपका MEP डिजाइनर और इंजीनियर भी काम कर रहा है और बाकी आपका कॉन्ट्रैक्टर और जो लोग हैं वो भी काम कर रहे हैं। तो ये आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो पहले ही ऐसा हो कि उसके अंदर इश्यूज ना आए, क्लैशेस ना आए लेटर स्टेजेस पे चलकर, कि आप अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ, अपने क्लाइंट के साथ, सबके साथ डिजिटल मॉडल जो है वो शेयर कर दें, ताकि कहीं पे भी किसी को कोई इशू है तो वो क्लियर हो जाए, क्लैरिफाई हो जाए। यहाँ तक ठीक जनाब? यहाँ तक बातें क्लियर हो गई हैं? आपको समझ आ गई है कि बिम करता क्या है, बिम का मॉडल क्या होता है, कैसे काम करता है? यस सर। ठीक है जनाब, थैंक यू। अच्छा, बिम सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं है, छोटे प्रोजेक्ट्स पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है, काम किया जा सकता है। अब देखें, एक और जो चीज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने का वो ये है कि बिम जो है वो आपकी एफर्ट डिक्रीज तो करता है, लेकिन वो आपकी एफर्ट्स बढ़ा देता है इनिशियल पार्ट में। इनिशियल पार्ट में किस तरह, इसको मैं कॉन्सेप्ट को आपको समझाता हूँ। होता इस तरह है कि अगर आपकी जो 2D ड्राइंग्स होती हैं, आपके 2D ड्राइंग्स पे आप काम कर रहे हैं, तो साइट के अंदर फिर इश्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए कि 2D ड्राइंग में समझ नहीं आती कि ये वाली लाइन, ये दीवार की हाइट, फॉर एग्जांपल दीवार की हाइट कितनी है, या यहाँ से पाइप भी गुजर रहा है, तो आपकी कंस्ट्रक्शन में डिलेज आ जाते हैं। कहीं पे ड्राइंग के अंदर क्लैरिफिकेशन नहीं होती या इश्यूज होते हैं। एक पहली ड्राइंग जो टेंडर ड्राइंग थी वो और थी, फिर जो कंस्ट्रक्शन ड्राइंग थी वो डिफरेंट थी, तो उनके अंदर इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं और साइट के अंदर कोऑर्डिनेशन का मसला हो जाता है। लेकिन बिम क्या करता है? बिम ये कहता है कि जनाब कंस्ट्रक्शन में जाने से पहले पहले आप ये सारी एफर्ट कर लें यहीं पर अपने मॉडल के अंदर ही, कि आपका आर्किटेक्ट भी बैठ जाए, स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी बैठ जाए, MEP भी बैठ जाए और एक ही मॉडल के अंदर काम करें और इसी से ही अपनी एस्टिमेशन भी करें और इनपुट भी करें। देखिए, बिम कोई ऐसी चीज नहीं है कि आपको ये कोई सॉफ्टवेयर के आप क्लिक करेंगे और सारा कुछ आपको दे देगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये मिथ हमने खत्म करनी है। बिम के अंदर कोई भी जो टूल है उसके अंदर जितनी आप इंफॉर्मेशन इनपुट करेंगे वो उतना आपको अच्छा रिजल्ट देगा। इफ यू पुट गार्बेज इन देन यू विल गेट द गार्बेज आउट। अगर आप अच्छी इंफॉर्मेशन, बेहतर इंफॉर्मेशन इसके अंदर इनपुट करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ज्यादा बेहतर कोऑर्डिनेशन होगी, लेटर ऑन साइट के ऊपर इश्यूज नहीं होंगे। तो आपका जो जर्नल प्रोसेस है, जो हमारा जर्नल कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है, उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन पे और कोऑर्डिनेशन पे हमारी ज्यादा एफर्ट लगती है, लेकिन हम कॉन्सेप्चुअल स्टेज पे इतनी एफर्ट नहीं करते। लेकिन बिम के अंदर आप इनिशियल स्टेज में ज्यादा एफर्ट करेंगे एंड देन लेटर कोऑर्डिनेशन इजी होगी, आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो ऑटो जनरेट हो जाएगी और उसके अंदर आपको एफर्ट कम या टाइम कम रिक्वायर्ड होगा। यहाँ तक तो हमने बातें कर ली इसके बारे में। अब जो इसके बारे में हम बात करेंगे वो है कि बिम की डिफरेंट डायमेंशंस हैं। बिम सिर्फ 3D तक महदूद नहीं है, बल्कि बिम की मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं, जिसके अंदर 3D है, 4D है, 5D, 6D, 7D, 8D एंड अप टू ND, सितारों से आगे जहां और भी हैं। तो इसके अंदर मल्टीपल डायमेंशंस हैं, जितना आप इसके अंदर ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं।
अगर हम बात करते हैं 3D पे, तो 3D तो विजुअलाइजेशन है कि किस तरह आप अपनी बिल्डिंग को 3D में विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, एलिमेंट्स को चीजें असाइन कर सकते हैं। 4D इज कि आप उसको टाइम असाइन कर दें। 5D इज रेलेवेंट विद द कॉस्ट। 6D, कुछ लोग 6D को सस्टेनेबिलिटी कहते हैं, कुछ लोग 6D को फैसिलिटी मैनेजमेंट कहते हैं। एंड देन वी हैव 7D सस्टेनेबिलिटी एंड 8D सेफ्टी एटसेट्रा। तो इस पे हम हर हर एक पे, हर डी पे थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, ताकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि आया ये डायमेंशंस हैं क्या हैं, ये बिम क्या बला है, ये क्या डायमेंशंस हैं, इनके ऊपर हम बात करेंगे। तो 3D जो बेसिकली है, ये आपको रिप्रेजेंट करती है आपका मॉडल 3D 3D में, कि आप अपने मॉडल को 3D में देख सकें। इंसान जो है ना वो अगर आप देखें, इंजीनियर्स या आर्किटेक्ट्स जो होते हैं उनकी तो कुछ ना कुछ वो होता है, विजुअलाइजेशन की वो इमेजिनेशन की पावर होती है। लेकिन अक्सर लोग जो हमारे हायर अप्स होते हैं या ऐसी पोस्टों पे होते हैं, वो उस तरह विजुअलाइज नहीं कर सकते कि यार 2D को देख के विजुअलाइज नहीं कर सकते कि जब बनेगी तो कैसे लगेगी। तो उन लोगों के लिए आसानी करने के लिए आप या एक आपका लेमैन है, आपका एक मजदूर है, आप उसे कहते हैं यार इस तरह, या आपका मिस्त्री है, उसको आप कहते हैं यार इस तरह की चीज बनानी है, 2D में दे देते हैं। और साथ में अगर आप उसको 3D दे देंगे तो 3D से वो ज्यादा बेहतर तरीके से जल्दी समझ जाएगा, बजाय इसके कि वो 2D से बाकी जो चीजें हैं वो खुद इमेजिन करता रहे। अब 3D जो मॉडल है आपका, उसके अंदर पहली बात तो ये है कि 3D ऑब्जेक्ट्स होंगे और इंफॉर्मेशन मॉडल होगा, और वो कोई भी बिल्डिंग, स्पेस या विजुअल एनवायरनमेंट आपको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और उसके अंदर कुछ ना कुछ आपकी लेंथ, विड्थ, हाइट, ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप इस जो अभी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसको अगर आप देखें तो जो ऊपर साइड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अभी आपने इसको रिपेयर नहीं किया, तो ऐसा है कि जनाब यहाँ पे खड्डे बने हुए हैं। तो आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, अपने क्लाइंट को दिखा सकते हैं कि जनाब जब ये हो जाएगा, रिपेयर एंड मेंटेनेंस इसकी हो जाएगी, तो उसके बाद ये कैसा दिखेगा। ठीक है, तो आप ये जो दूसरा व्यू है, आपको ये जो नीचे व्यू नजर आ रहा है, तो आप उसको दिखा सकते हैं कि जब ये रिपेयर मेंटेनेंस हो जाएगी तो ये इस तरह का दिखेगा। सिमिलरली आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं पहले ही कि आपकी पाइपलाइन कहाँ से गुजरेंगी, किस जगह से गुजरेंगी। तो फॉर द विजुअलाइजेशन पर्पज आपका जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह का दिखेगा जब आप बना लेंगे, इंटरसेक्शन कैसे होंगे अगर आप रोड की बात करते हैं। ठीक है, तो आप मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स हैं अपने प्रोजेक्ट्स के, उनको देख सकते हैं। एक शॉर्ट सी वीडियो है, इफ यू कैन सी। तो आप डिफरेंट व्यूज के अंदर देख सकते हैं, 3 डायमेंशन के अंदर बात करेंगे। अगर आप एक जगह पे चेंज करते हैं, एक जगह क्रॉस सेक्शन देखते हैं, मल्टीपल क्रॉस सेक्शन इससे बना सकते हैं, देख सकते हैं। एक जगह पे चेंज करते हैं, दूसरी जगह पे ऑटोमेटिकली वो रिफ्लेक्ट होती है चेंज। सिमिलरली एक और शॉर्ट सी वीडियो है कि आप किस तरह विजुअलाइज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को। आप गो थ्रू कर सकते हैं, वॉक थ्रू कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। आपका जो इवन रिविट का मॉडल भी, आप उसके अंदर भी आप जाएं, जो हम अभी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन से, तो उसके अंदर भी जाएं, उसके अंदर आप पूरा वॉक थ्रू कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको किस तरह का अंदर से आपका जो मॉडल है वो किस तरह से लगेगा। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ 3D विजुअलाइजेशन। क्या 3D विजुअलाइजेशन से क्या मकसद है। सिमिलरली इफ यू हैव सम प्लांट्स और एक्सेट्रा, उसमें भी देख सकते हैं।
ठीक है, क्लैश डिटेक्शन की बात हमने पहले भी की थी, तो दोबारा थोड़ा सा देख लेते हैं कि ऐसा तो ना हो कि कहीं पे दो एलिमेंट आपस में एक ही जगह से गुजर रहे हो, कहीं पे एक पाइप भी गुजर रहा है, गैस का पाइप भी गुजर रहा है, पानी का पाइप भी गुजर रहा है, एक ही जगह से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो वो आप मॉडल के टाइम पे ही उसको वो कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, मैंने एक रिसेंट एक वो सुना कि एक हॉस्पिटल के अंदर इस तरह के इश्यूज आए कि आपकी जो सीवरेज के पाइप थे वो सारे के सारे बीम के अंदर में बीम के सेंटर में से गुजर रहे थे। मैंने खुद ऐसे डिजाइन देखे हैं कि जिसके अंदर आपकी जो लाइट्स हैं वो बिल्कुल बीम के अंदर रखी हुई थी, उनकी लोकेशन वो थी कि जहाँ पे बिल्कुल बीम आता है, बीम के बिल्कुल मिड पे जहाँ पे आपकी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होती है। तो इस तरह के इश्यूज भी आते हैं जिनको आप पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं। तो क्लैश डिटेक्शन एक बड़ा फायदा है 3D विजुअलाइजेशन का, कि आप इसमें क्लैश डिटेक्ट कर लेते हैं पहले ही कि कहीं पे कोई दो एलिमेंट आपस में क्लैश तो नहीं कर रहे। तो ये आप एक ठीक, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इसी तरह आप अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको रेंडर भी कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीके से। रेंडरिंग पे भी इंशाल्लाह बात करेंगे जब हम फरतुल्लाह साहब इस पे बात करेंगे रिविट पे, तो हम आपको जो रेंडरिंग के सॉफ्टवेयर हैं उनका भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। एक सिंपल यही नहीं है कि आप अपना से मॉडल बना लें, आप उसको किस तरीके से बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे वो अच्छा दिखेगा, कैसे ज़्यादा अट्रैक्टिव उसकी लुक आ सकती है, वो चीज़ें भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे इसके अंदर। अगर आप 3D विजुअलाइजेशन नहीं करते तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ। इसलिए कि 2D ड्राइंग में अगर आप देखें तो आपकी जिस तरह की स्टेज हैं, अगर आपने ये ड्राइंग दी है किसी अपने साइट पे काम करने वालों को, तो वो इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। सो दीज आर द इश्यूज व्हिच वी हैव टू अवॉइड एंड यूज BIM। यहां तक तो 3D is clear to everyone, or if anybody has any question he or she can ask. It's clear, ठीक है। हवा यहाँ काफी अच्छी चल रही है, आई डोंट नो बाकी जगहों पे भी चल रही होगी। अच्छा मौसम हो गया, हमारा जो पहला सेशन है वो एक अच्छे मौसम से स्टार्ट हो गया। हम अब बात करते हैं 4D BIM पे कि 4D BIM क्या भला है, क्या चीज है। तो 4D BIM बेसिकली आपका जो 3D मॉडल है उसके साथ आप चौथी डायमेंशन ऐड कर रहे हैं, विच इज टाइम। आप उसका स्केड्यूल उसके साथ अटैच कर देते हैं और आप उसको कहते हैं यार ये 4D मॉडल है। कि आप अपना जो 3D में देखिए अपने मॉडल को, तो आप उसको टाइम के हिसाब से देखें कि आपने एक प्रोजेक्ट बनाया जो 12 महीने का है, तो आप ये देखें कि यार 6 महीने बाद ये किधर होगा, 4 महीने बाद क्या होगा। तो आप उसको उसके साथ उसका स्केड्यूल लिंक कर सकते हैं। वीकली स्केड्यूल हो सकता है, मंथली स्केड्यूल हो सकता है, आप उसको डेली स्केड्यूल आप उसके साथ लिंक कर सकते हैं। जो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर इसके अंदर यूज होते हैं, वीको ऑफिस, सिंक्रो, नेविसवर्क्स वगैरह इसके लिए कॉमनली यूज होते हैं। आप अपना स्केड्यूल जो है वो MS प्रोजेक्ट में या प्राइमावेरा में या इवन इन सिंपल एक्सेल शीट में बना सकते हैं और वो इनके साथ लिंक कर सकते हैं। जो इस कोर्स के अंदर हम 4D का जो 3D का हम सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे वो रिविट, आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर्स पे बात करेंगे, और 4D में हम नेविसवर्क्स पे बात करेंगे। ठीक है, नेविसवर्क्स पे हम बात करेंगे जब हम प्राइमावेरा और MS प्रोजेक्ट पे एक लेक्चर लेंगे, आपको बेसिक आइडिया देंगे कि किस तरह इसके अंदर काम किया जाता है, और फिर हम उसको नेविसवर्क्स के साथ आपको लिंक करना सिखाएंगे। तो 4D का जो हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर वो नेविसवर्क्स होगा। तो आप मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को आप जैसे देख भी सकते हैं, इसके अंदर आप विजुलाइज कर सकते हैं, सिमुलेट कर सकते हैं कि किस तरह कौन सा काम कब होगा, आप इसमें देख सकते हैं। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज इसलिए भी है कि आपकी रिसोर्स प्लानिंग आप कर लें। रिसोर्स प्लानिंग इस तरह कर लें कि जनाब मेरी कंक्रीट कौन से महीने में आ रही है, ठीक है वो आपको स्केड्यूल से भी पता चल जाता है, लेकिन इसके साथ आप विजुअलाइज कर लेते हैं कि मुझे कब कौन सा रिसोर्स चाहिए है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एक्सकेवेटर है, आपको एक्सकेवेटर कब चाहिए है, कौन से टाइम में चाहिए, कंक्रीट पंप कब चाहिए, कितनी लेबर कब चाहिए है, वो सारी की सारी चीजें आप विजुअलाइज कर सकते हैं। 4D करता क्या है कि प्लान और एक्चुअल को कंपेयर करता है कि यार प्लानिंग हमने किस तरह की थी और एक्चुअल में किस तरह हुआ।
ठीक है, आप इसको कंपेयर भी कर सकते हैं, टाइम बेस्ड क्लैशेस डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपकी कोई सीक्वेंस जो है उसमें कोई इश्यूज आ रहे हैं, आप साइट को किस तरह बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं, रिसोर्सेज को किस तरह बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं। ये कुछ सिंपल सी सिमुलेशंस हैं जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह आप अपना प्रोजेक्ट बनते हुए देख सकते हैं। आप अपनी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को लिंक कर सकते हैं इन चीज़ों के साथ, जो आपका प्रोजेक्ट स्केड्यूल है और इन सारी की सारी चीज़ों के साथ। एक और वीडियो थी, आई थिंक दैट इज नॉट हियर, बट आई होप कि इट इज क्लियर कि आप अपना जो सीक्वेंस ऐड कर सकते हैं और इनिशियल स्टेज पे आप ये देख सकते हैं। जब आप देख लेंगे ना इसको विजुलाइज कर लेंगे कि स्केड्यूल के साथ लिंक करके, तो फिर कहीं पे कोई इश्यूज होंगे, कोई आपने जो पर्ट और सीपीएम वगैरह पढ़ा होगा आपने, उसके अंदर लाइन ऑफ बैलेंसिंग टेक्निक पढ़ी होगी, जो आप अपने रिसोर्सेज को किस तरह बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं। ये कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के टॉपिक्स हैं कि आप अपने रिसोर्सेज को किस तरह बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं। सो यू कैन ऑल्सो डू दिस विद द हेल्प ऑफ 4D BIM, कि आप उसको विजुलाइज करके देख लें, हाँ किस तरह का ये दिखेगा जब ये बनेगा और किस टाइम में मुझे कौन सा रिसोर्स चाहिए है। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं तो फिर भी आपको ये पता चल जाता है कि इस प्रोजेक्ट में इस वक्त मुझे ये रिसोर्स चाहिए, उसको विजुलाइज करके देख ले, और दूसरे प्रोजेक्ट में इस वक्त ये वाला रिसोर्स चाहिए है। सो 4D BIM इज इम्पोर्टेंट टू ऐड स्केड्यूलिंग और टाइम विद योर 3D मॉडल। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं? यस सर। एनी क्वेश्चन? नो, ठीक है। जी अब सर। 5D BIM क्या है? 5D BIM बेसिकली ये है कि आप अपने कॉस्ट कंपोनेंट इसके साथ ऐड कर दें। देखिए 3D आपका डिजाइन हो गया, 3D मॉडल हो गया, 4D आपका टाइम हो गया, और 5D आप इसके साथ कॉस्ट लिंक कर दें, मटेरियल्स को लिंक कर दें, क्वांटिटी एस्टिमेशन कर लें, आप अपने जो एक्यूरेट कॉस्ट एस्टिमेशन कर लें। देखिए आपके पास अगर 2 डिजाइन है ना, तो उसके अंदर बहुत से इश्यूज होते हैं। आप कभी लेंथ गलत ले लेंगे, कभी हाइट गलत ले लेंगे। यहाँ पे विद वन क्लिक आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि जनाब इसकी कितनी ईंटें लगेगी, इस दीवार में कितना, कौन सा मटेरियल। फॉर एग्जांपल मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझे पूरी बिल्डिंग के अंदर कितनी दीवारें हैं, तो आई कैन नो इट। फॉर एग्जांपल मैं रिवेट में काम कर रहा हूँ तो मैं इजीली ये चीज जान सकता हूँ। और फिर मैं इसी तरह ये जानना चाहता हूँ कि यार इसकी ये इतनी क्वांटिटी है, अच्छा मैं उससे ब्रिक की क्वांटिटी निकाल सकता हूँ, मोर्टर की क्वांटिटी निकाल सकता हूँ। और फिर इसके साथ ये भी मैं कर सकता हूँ कि यूनिट रेट फिक्स कर दूं, कि मैं ये कहूँ कि यार पर स्क्वायर फुट मार्बल की अगर हम बात करें या फ्लोर की बात करें, उसकी ये कॉस्ट है, या ब्रिक वर्क जो है उसकी पर क्यूबिक फुट ये कॉस्ट है। फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपया पर क्यूबिक फुट, जैसे एन एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये इसकी कॉस्ट है। तो मैं पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकाल सकता हूँ। मैं ये कर सकता हूँ कि जनाब मेरी जो खिड़कियां हैं, विंडोज हैं या डोर्स हैं, उनकी पर स्क्वायर फुट कॉस्ट क्या है, वो उसके साथ मैं अटैच कर सकता हूँ और मैं पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकाल सकता हूँ थ्रू यूजिंग बिम टूल्स, जिसमें हम रिविट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी बिम टूल्स हैं जिसको, जैसे टेक्ला स्ट्रक्चर्स था, आदिल रफीक साहब ने बात की। तो क्वांटिटी एस्टिमेशन बहुत एक्यूरेट आपको हो जाती है, और साथ में कॉस्ट भी आप उसमें, जैसे MRS और मार्केट रेट सिस्टम हम KP में यूज करते हैं। ओवरऑल अगर आप देखें NHA का, अगर आप देखें नेशनल हाईवे अथॉरिटी का, तो CSR कंपोजिट शेड्यूल रेट इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें से आप रेट लेकर अपने मॉडल के साथ लिंक कर सकते हैं, और आपको पूरे के पूरे मॉडल की आप ये जानना चाहिए कि यार ब्रिक वर्क पे कितना खर्चा आएगा, या दीवारें बनाने पे कितना खर्चा आएगा, प्लास्टरिंग पे कितना खर्चा आएगा, ये सारी की सारी चीजें एस्टिमेट की जा सकती हैं विद वन क्लिक वेरी इजीली। लेकिन ये बात भी हमें समझनी चाहिए कि आप जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन, आप अगर रेट ही गलत डाल दें इसके अंदर, और फिर आप कहें कि यार नहीं मुझे जरा इसने तो सही एस्टिमेशन नहीं दी या सही कॉस्ट नहीं दी, तो हमें ये ऑटोमेटिकली काउंट करता है कंपोनेंट्स को, और जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर होते हैं, और जहाँ पे भी कोई चेंजेस होती हैं उसको कोऑर्डिनेट करता है। लेकिन एक्यूरेसी जो है
वो डिपेंड करती है आपकी कि आप कितना बेहतर इसके अंदर डेटा देते हैं, इंफॉर्मेशन डालते हैं। और ये फिर क्वांटिटी सर्वेयर्स जो आपके हैं उनके लिए काफ़ी काम आसान हो जाता है कि आप यहाँ से डेटा लेकर उसको देख लें। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, आप देख सकते हैं। इसके अंदर अगर आप इस एग्जांपल के अंदर देखें तो टॉप पे आपको स्केड्यूल चलता हुआ नजर आ रहा होगा, और जो आपकी लेफ्ट साइड है उसके ऊपर आपको इसकी कॉस्ट नजर आ रही होगी। तो ये पहले डेमोलिशन की एक्टिविटी हो रही थी कि जनाब पहले आपने एक बिल्डिंग आपके पास बनी हुई थी, आपने उसे डिमोलिश किया और फिर वहां पे आप नई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताने का मकसद ये था कि आप इसको सिमुलेट कर सकते हैं और कॉस्ट और टाइम के साथ मिलाकर। सिमिलरली हमारे पास फिर उसके पास फैसिलिटी मैनेजमेंट की बात है, 6 डायमेंशन है। कुछ लोग सस्टेनेबिलिटी भी इसे कहते हैं 6 डायमेंशन को, कुछ लोग 6 डायमेंशन को फैसिलिटी मैनेजमेंट कहते हैं, बट इट डजंट मैटर। जब आप अगर 6D फैसिलिटी मैनेजमेंट को कह दें तो फिर भी कोई बुरी बात नहीं है। फैसिलिटी मैनेजमेंट बेसिकली क्या है कि आपके जब प्रोजेक्ट बन गया, जैसे हम पहले रेफर किया करते थे एसेट मैनेजमेंट, जिसको हम एसेट मैनेजमेंट कहते हैं, कि आपकी बिल्डिंग बन गई है, अब उसके अंदर जितना भी एसेट है उसको मैनेज करना है, फैसिलिटी मैनेज करनी है। फॉर एग्जांपल आपने एक बिल्डिंग बनाई, उसके अंदर आपने एसी लगाया, तो वो एसी भी आप अपने मॉडल के अंदर वो शो कर दें और उसके साथ उसकी वारंटी या गारंटी वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो उसके साथ अटैच कर दें। जनाब ये इसकी वारंटी है, फलाने टाइम की इसकी वारंटी इसकी एक्सपायर होगी और फलाने टाइम पे हम जो है ना इसको रिपेयर करने। तो इसी तरह आपकी पाइपलाइंस कहाँ पे गुजर रही हैं, आपकी इसके अंदर अलमारियां कितनी हैं, खिड़कियां कितनी हैं, दरवाजे कितने हैं, ये सारी की सारी चीजें आपके पास इसमें आ जाती हैं। और फिर अगर कहीं पे कोई रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह करनी हो तो थ्रू फैसिलिटी मैनेजमेंट यू कैन आल्सो डू दिस, कि आप एक मॉडल के अंदर जाकर देख लें और वहां से आपको इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू डू द फैसिलिटी मैनेजमेंट। और फिर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के अंदर ये आपको काम देता है। आपको पता होता है कि कब आपने जो है ना वो रिपेयर करनी है किसी चीज की, कितने टाइम बाद रिपेयर करनी है। सो फैसिलिटी मैनेजमेंट अगर मैं ओवरऑल बिम को देखूं तो मुझे सबसे ज्यादा जो चीज अट्रैक्ट करती है इसके अंदर वो फैसिलिटी मैनेजमेंट का पार्ट है कि आपके पास एज बिल्ट 3D डिजिटल मॉडल है जो आपको ये बता रहा है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ उसकी कितनी वारंटी है, कहाँ से कौन सी चीज़ गुजर रही है, ये जो प्लस्तर हुआ है इस प्लस्तर के पीछे कौन सा मटेरियल है, आया वो ब्रिक वर्क है, आया वो ब्लॉक की दीवार है, आया वो सिंगल दीवार है, आया वो डबल दीवार है। ये सारे को मुझे एक डिजिटल मॉडल बता रहा है। इसी तरह फिर डिजिटल ट्विन की भी बात होती है, वो आगे चलकर हम इंशाल्लाह किसी सेशन के अंदर बात करेंगे उसके ऊपर। तो वो भी यही काम करता है कि डिजिटल ट्विन भी जो है वो बेसिकली आपकी जो कोई भी बिल्डिंग है, जो फिजिकल बिल्डिंग है, उसको आपको शो करता है यहाँ पे एज ए डिजिटल मॉडल। बट उसके ऊपर इंशाल्लाह फिर आगे चलकर किसी सेशन के ऊपर सेशन में डिटेल में बात करेंगे। फैसिलिटी मैनेजमेंट क्या करता है कि मैन्युफैक्चरर की इंफॉर्मेशन भी आपको दे देता है। फॉर एग्जांपल आपके घर के अंदर जो स्विच बोर्ड लगा है तो वो स्विच बोर्ड की कि जनाब इसका कौन सा मैन्युफैक्चरर है, आया ये स्टैंडर्डाइज है या नहीं है, ये कब इंस्टॉल हुआ, इसकी मेंटेनेंस कब करनी है, इसकी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस किस तरह होगी, इसको किस तरह उतारना है, इसका लाइफ स्पेन क्या है, ये सारी की सारी चीजें आप इसमें डेटा इनपुट कर सकते हैं एंड देन यू कैन सी इट लेटर ऑन जब आपको इस्तेमाल करना हो। ये एक एग्जांपल है कि एक आपके पास फॉर एग्जांपल प्लांट है और उसके अंदर आपके पास एक बॉयलर है, चिलर है, उस बॉयलर है, चिलर है, उसकी आप देखते हैं कि जनाब इसकी कब वारंटी एक्सपायर हो रही है, इसकी डेट क्या है, डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर सकते हैं। सो यू कैन आल्सो डू दीज थिंग्स इन द फैसिलिटी मैनेजमेंट। तो ये एक और पार्ट है फैसिलिटी मैनेजमेंट का। यहाँ तक हम 6 डायमेंशंस तक क्लियर हैं। 3D जो था वो विजुअलाइजेशन थी, 4D आपकी स्केड्यूलिंग आपने उसके साथ अटैच कर दी, 5D में आप कॉस्ट और क्वांटिटी एस्टिमेशन की तरफ चले जाते हैं और 6D आप उसकी फैसिलिटी मैनेजमेंट पे बात करते हैं। अब हम 7D पे आ जाते हैं। 7D इज बेसिकली सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल आप एक बिल्डिंग बनाते हैं तो आप ये देखना चाहते हैं कि यार इस गर्मियों के अंदर इसके अंदर कितनी गर्मी होगी या रोशनी कितनी होगी या टेम्परेचर क्या होगा, ये सारे के सारे जो एनालिसिस हैं ये आप कर सकते हैं
अपने मॉडल के अंदर। आप रिविट के अंदर भी ये कर सकते हैं। देयर आर फंक्शंस जिससे आप ये पूरे का पूरा एनालिसिस कर सकते हैं कि बिल्डिंग के अंदर जो वापडा की बिजली है या जो हमारे पास पेस्को की बिजली है वो नहीं है, वो अवेलेबल नहीं है। तो फिर कितनी हमारे पास रोशनी होगी, जो मैंने खिड़कियां छोड़ी हुई हैं या जो जितने दरवाजे हैं कि जितनी ओपनिंग्स हैं, इनके मुताबिक कितनी रोशनी होगी मेरे इस कमरे के अंदर, घर के अंदर, वो एनालाइज किया जा सकता है। कितने ऑक्यूपेंट होंगे, एनर्जी का एनालिसिस किया जा सकता है। लाइफ साइकिल एनर्जी परफॉर्मेंस बिल्डिंग की परफॉर्मेंस पे ये की जा सकती है। सन और शेडो की स्टडीज की जा सकती हैं। एयर फ्लो एनालिसिस किया जा सकता है, यार सफोकेशन तो नहीं होगी। अच्छा, मैंने अगर सोलर पैनल लगाना है तो मैं कहाँ पे लगाऊं, किस जगह में लगाऊं। तो ये अगर आप लोगों ने लीन कंस्ट्रक्शन का वो सुना हो या ग्रीन इनोवेशन या ग्रीन टेक की तरफ जाने की जो बातें हैं, वो बेसिकली रिलेट करती हैं विद अवर 7D BIM कि आप कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करें अपनी बिल्डिंग के अंदर कि आपका जो टेम्परेचर है कमरे के अंदर वो जितना आपको रिक्वायर्ड है वो हो, चाहे वो गर्मियों के हिसाब से हो चाहे वो सर्दियों के हिसाब से। कहाँ पे ओपनिंग्स हम अपनी बिल्डिंग की छोड़े ताकि हमें दिन को जो बल्ब ना लगाना पड़े या ट्यूबलाइट ना लगानी पड़े दिन को, या ताकि इतनी ऑटो पे आपके पास रोशनी हो। इसी तरह साउंड का वो है, साउंड का इफेक्ट आप देख सकते हैं कि जनाब मैं इस तरह का स्ट्रक्चर है, बड़ा हॉल है, तो उसमें साउंड का इफेक्ट कैसे होगा, किस तरीके से आप अगर एक बंदा बोल रहा है तो वो कहीं गूंज तो इको तो पैदा नहीं हो रही, उसको किस तरह से डील करेंगे। सो दीज ऑल थिंग्स कैन बी डन। एनर्जी एनालिसिस किया जा सकता है। ये एक एग्जांपल है NIUIP पे, डॉक्टर आदिल साहब हिज कर्टेसी उन्होंने ये चीज शेयर की। इसके अंदर उन्होंने लाइटिंग एनालिसिस किया। अब फॉर एग्जांपल पहले क्या किया, एक अगर आप अपनी ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं इसके अंदर आपको जो रेड पोर्शन नजर आ रहा है ये बता रहा है कि यहाँ पे लाइट कम है, और इसके ऊपर फिर उन्होंने क्या किया, वहां पे जो पीछे पोर्शन थे वहां पे इन्होंने विंडोज दे दी। जब विंडोज दे दी तो फिर एनालिसिस किया तो उससे पता चला कि हाँ अभी इस जगह में रोशनी की ये सिचुएशन है। तो दीज आर द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जिससे आप ये देख सकते हैं कि आप क्या लाइटिंग एनालिसिस कर सकते हैं, एनर्जी एनालिसिस कर सकते हैं। काफी सारे लोग इसके अंदर काफी काम कर रहे हैं, एनर्जी सेंटर भी है उसके अंदर भी लोग काम कर रहे हैं। UET के अक्सर लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी कि किस तरीके से काम किया जाता है। यहाँ तक बातें क्लियर होगी जनाब, 7th डायमेंशन तक। एनी क्वेश्चन? बोरिंग तो नहीं है? नो सर। BIM बोरिंग है? नो सर। बिल्कुल भी बोरिंग नहीं सर। ओके, सो ठीक है, ठीक है। अब ये सारी की सारी चीजें जो है Excuse me, sir. जी जी जैदुल्ला साहब प्लीज। सर इवैक्यूएशन प्लान जो हमारे पास होता है किसी भी बिल्डिंग में, तो सर वो हम किस डायमेंशन में डिस्कस करते हैं इवैक्यूएशन प्लान? इवैक्यूएशन प्लान तो आप 3rd डायमेंशन में कर सकते हैं ना, 3 डायमेंशन में भी बना सकते हैं, या आप उसको एक कोई अलग डायमेंशन दे सकते हैं। आप जैसे मैंने कहा ना ND है तो उसके अंदर आप कुछ ऐसे एलिमेंट ऐड करके उसको एक नई डायमेंशन दे सकते हैं। यू कैन नेम इट KNG 9th D है। ओके सर, ठीक है, यू कैन डू इट। शाहिद साहब यहाँ पे थे, उन्होंने मेरे में क्वेश्चन किया था रिसर्च के हवाले से, उन पे भी हम बात करते हैं। यहाँ तक तो बातें होगी कि BIM है क्या है, BIM क्या चीज है, लेकिन अब ये देखते हैं कि BIM क्या चीज नहीं है, इस पे बारे में बात करते हैं। देखिए BIM कोई जादू नहीं है, ठीक है, BIM नई भी चीज नहीं है, BIM पुरानी है, BIM पुराना सिस्टम चला रहा है, BIM परफेक्ट भी नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस BIM से आपके सारे के सारे मसले हल हो जाएंगे। और BIM कोई एक सॉफ्टवेयर नहीं है, BIM इज सेट ऑफ सॉफ्टवेयर जिस पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक प्रोग्राम का नाम है, एक प्रोसेस का नाम है। BIM कुछ लोग समझते हैं सिर्फ आर्किटेक्ट्स के लिए है, तो ऐसा नहीं है। ये भी हमें आज क्लियर हो गया कि BIM सिर्फ आर्किटेक्ट्स के लिए नहीं है, BIM तो इंजीनियर्स के लिए भी है, BIM स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए भी है, MEP वाले के लिए भी है, और साइट कोऑर्डिनेशन कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी है। और BIM लोगों की रिप्लेसमेंट नहीं है। हाँ, आपको हम ये पूरे को पूरा क्यों सिखाएंगे, ताकि आपके अंदर वो स्किल आ जाए
ताकि बिम आपको रिप्लेस ना कर सके। आप आपके अंदर वो स्किल हो, आप वो स्किल सेट सीख सकें जिससे आपको पता हो कि किस तरीके से कौन सा इस्तेमाल करने काम करना है किस तरीके से। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ डिजाइनर्स के लिए, और ये ऑप्शनल भी नहीं है, हर एक ने अब इस्तेमाल करना है। फ्यूचर अगर हम बात करें तो हम तो ऑलरेडी थोड़ा सा पीछे रह गए हैं, दुनिया डिजिटल ट्विन की बात कर रही है, हम अभी तक थोड़ा सा बिम के अंदर हम अभी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। सो ये ओवरऑल ये जो प्रोग्राम है, ये सर्टिफिकेशन है, सो इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट हमारा है वो ये है कि बिम को इंट्रोड्यूस करवाया जाए लोगों तक, ताकि लोगों को पता चले कि बिम क्या है और उसको यूज किया जाए और इसको इस्तेमाल करके फ्रीलांसिंग की जाए। देखें, मुझे इस चीज का पर्सनली बड़ा वो होता है, अफसोस होता है कि हम फ्रीलांसिंग में इन सारी चीजों में काफी पीछे हैं दुनिया से, और स्पेशली हम अपने हमसाया जो हमारे मुल्क हैं इंडिया की अगर हम एग्जांपल देखें तो वो डिजिटल मार्केट में बहुत बहुत आगे चले गए हैं। और हमारा स्टूडेंट जब ग्रेजुएट होता है और उसको सॉफ्टवेयर से वो भागता है, उसको सॉफ्टवेयर का नहीं पता होता, तो हम एक ऐसी मार्केट क्रिएट करें कि जिसमें लोग घर बैठे भी रोजगार कमा सकें, इन स्किल्स को सीखें और फिर इससे वो ओवरऑल पाकिस्तान की तरक्की के अंदर कंट्रीब्यूट करें। देखिए, जिन लोगों का एक्सपीरियंस ज़्यादा है और जो लोग सॉफ्टवेयर के साथ इतना ज़्यादा इजी नहीं है उनके लिए यूज़ करना, उनको थ्रू दिस सर्टिफिकेशन ये चीज़ पता चल जाएगी कि हाँ कौन सा टूल है, किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं। तो वो जो उनके नीचे स्टाफ है वो उनको बता सकते हैं कि आप फलाना सॉफ्टवेयर सीखें, फलाना टूल सीखें और उसमें मुझे ये काम करके दें। और जो हमारे यंग प्रोफेशनल्स हैं इस प्रोग्राम के अंदर, वो खुद इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से सीखें और इससे देखें, इसको एज ए नेशन बिल्डिंग प्रोग्राम हम ये कर रहे हैं। ये जो बिम पे हम बात कर रहे हैं, पिछला अभी हमने प्रोग्राम किया, ये अभी भी प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें आगे भी इंशाल्लाह हम बिम पे ऊपर काम करेंगे। सो दिस इज वी आर ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स डिजिटल पाकिस्तान, कि हम किस तरह पाकिस्तान के अंदर डिजिटाइजेशन लेकर आएं और लोगों को ये स्किल्स सिखाएं। मैं पर्सनली फील करता हूँ कि ये फ्री भी होना चाहिए, बट देयर आर सम issues, there are some things जहाँ पे पे करना पड़ता है। That's why we have to put some fee on this। हमने बड़ी इस दफ़ा कोशिश किया कि इसको बड़ी मिनिमम फी रखें ताकि लोग इस चीज़ को सीखें। और जब हमारी एक थोड़ी सी शायद ये बुरी आदत भी है कि हम जब पे नहीं करते तो फिर हम सीखते भी नहीं, हम कहते हैं यार छोड़ो, ये वैसे कोई मुफ्त की चीज़ है, ऐसे कुछ ऐसे ही लगे हुए हैं। तो वो मिनिमम फी पे हमने इसको वो किया ताकि लोग सीखें और इससे फिर वो अपना सोर्स ऑफ अर्निंग बना सकें इसे, और इस चीज़ को आगे लेकर जा सकें। अगर हम बिम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, आपको पता नहीं होगा, ये इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। आपका 2D ड्राइंग और होगी, एग्जिस्टिंग प्लान शायद किसी और तरीके से हो, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो साइट के ऊपर पेश आ सकती है। सो इनको अवॉइड करने के लिए, और हमें अभी मूव करना है इस डायरेक्शन के अंदर, हमें चेंज को अडॉप्ट करना है। इंसान जो है वो उसकी नेचर के अंदर थोड़ा सा ये है कि वो मुश्किल होता है उसके लिए चेंज अडॉप्ट करना। वो कहता है यार जैसे हम कर रहे हैं बस वो ठीक है, तो चेंज ना करें, और हम अपनी स्किल डेवलपमेंट पे फोकस नहीं करते। कोई हमें कहे कि यार ये इस तरीके से अगर आप ये काम कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, ज़्यादा इजीली हो जाएगा, तो हम कहेंगे नहीं यार हमारे पास टाइम नहीं है, हम बहुत बिजी हैं। सो थ्रू दिस प्रोग्राम वी आर फोकसिंग ऑन दिस कि वी आर नॉट टू बिजी फॉर द चेंज, वी हैव टू अडॉप्ट द चेंज, ताकि हम काम कर सकें ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा एफिशिएंटली, ज़्यादा इफेक्टिवली। ठीक, यहाँ तक बातें क्लियर? एनी कमेंट, एनी क्वेश्चन up till this point? No. Okay. ठीक है। अब बिम के अंदर देखिए जो लेटेस्ट ट्रेंड्स है ना, आज हम इस पे डिटेल में बात नहीं करेंगे, बस आज हम इसे 1-2 स्लाइड्स के बाद खत्म करेंगे। लेकिन इसके ऊपर या तो मैं खुद सेशन लूंगा आपके साथ, या फिर डॉक्टर अबू बकर साहब आपके साथ इसके ऊपर सेशन लेंगे, जो कि बिम की लेटेस्ट ट्रेंड्स के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो
कि हमें पता होना चाहिए कि बिम किस चीज से साथ रेलेवेंट है। बिम की जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं उनके अंदर ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी भी है, 3D प्रिंटिंग है, क्लाउड कोलैबोरेशन है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT जिसको कहते हैं कि आप सेंसर बेस्ड वो कर लेते हैं चीजें, कंस्ट्रक्शन 4.0 की बात की थी किसी ने, ड्रोन यूजेज है। तो ये सारे के सारे बिम के लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं और किसी न किसी तरीके से बिम से जुड़े हुए हैं। रिसेंटली अभी मेरे साथ कामरान साहब यहाँ पे मौजूद भी हैं, वो वर्चुअल रियलिटी पे काम भी कर रहे हैं, वो मॉडल्स भी डेवलप कर रहे हैं जिनको वर्चुअल रियलिटी के अंदर हम लेकर आ रहे हैं और हमारी ये कोशिश है कि लोग इस तरफ काम करें। अब क्लाउड कोलैबोरेशन की जहाँ पे बात है तो बिम 360 का जो टूल है दैट इज क्लाउड कोलैबोरेशन की एक ऐसा टूल है, जैसे आप लोगों के पास यूनिवर्सिटी के अंदर पोर्टल होता होगा ना आपका अपना, जिसके ऊपर आपका स्टूडेंट की डिटेल वगैरह सेमेस्टर की या सारी चीजें आती होंगी, अक्सर यूनिवर्सिटीज के अंदर होता है, पोर्टल होता है। सो दिस इज आल्सो बिम 360 इज जस्ट लाइक दैट कि उसके अंदर आपका मॉडल भी होगा तो वो कॉन्ट्रैक्टर भी साइट के ऊपर देख सकता है, आर्किटेक्ट आपका जो इंजीनियर है वो भी देख सकता है। फॉर एग्जांपल अभी जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है उसके अंदर क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर कोई इशू होता है तो फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्टर को एक चीज समझ नहीं आ रही ड्राइंग के अंदर, या उसको कोई डिसीजन चाहिए कि जनाब मैं इधर एक्सकेवेशन कितनी करूं, 4 फुट करूं, 3 फुट करूं, 2 फुट करूं, कितनी करूं, तो वो इंजीनियर साहब का इंतजार करता है, इंजीनियर साहब को कॉल करते हैं, इंजीनियर साहब कहते हैं जी मैं आज तो मसरूफ हूँ, मेरे सर में दर्द है, मैं आज इधर गया हूँ, आज उधर गया हूँ, 2 हफ्ते इंजीनियर साहब आते नहीं है और फिर वो काम होते होते डिले हो जाता है और फिर उससे और ज्यादा इश्यूज जनरेट होते हैं। तो बिम 360 का प्लेटफॉर्म क्या करता है कि कॉन्ट्रैक्टर को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो उसकी पिक्चर ले और उस पे अपलोड कर दे उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, और इंजीनियर साहब उधर से ही उसको देखें और उनके पास एक टाइम होगा 2 या 3 दिन या जितने भी, उसके अंदर अंदर वो जो रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है RFI है उसको आंसर करें। अगर नहीं करेंगे तो उनके जो हायर अप्स हैं वो भी देख रहे होंगे, तो आपको ओवरऑल ये पता चल जाएगा कि जो प्रोजेक्ट के अंदर डिले आया है वो किस वजह से आया वो कॉन्ट्रैक्टर साइट्स की वजह से आया है, जो इश्यूज रिजॉल्व हैं वो भी बड़ी जल्दी जल्दी आप रिजॉल्व कर सकते हैं। कहीं पे कि ड्राइंग के अंदर मसला है तो वो उस ड्राइंग के ऊपर मार्क करके आपको बता सकते हैं हाँ फलानी जगह पे मसला है। तो हम बिम 360 का जो टूल है वो इंशाल्लाह आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। वो बिल्कुल हमने आखिर में रखा है इसलिए कि वो कोऑर्डिनेशन कोलैबोरेशन का टूल है, तो वो जब हम सारे के सारे सॉफ्टवेयर पढ़ लेंगे, सीख लेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर हम वो बिम 360 के टूल पे बात करेंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग की जहाँ पे बात होती है या कंस्ट्रक्शन 4.0 की बात होती है तो आप सेंसर बेस्ड की तरफ चले जाते हैं कि आप सेंसर से डेटा किस तरीके से लेते हैं और उस पर भी इंशाल्लाह बात होगी। ड्रोन यूजेज, क्या आप ड्रोन से डेटा लेके, और स्कैन टू बिम की जो बात है वो बेसिकली आप ड्रोन से भी कर सकते हैं, देयर आर आल्सो अदर स्कैनर्स जिससे आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप अपना सर्वे कर लें फॉर एग्जांपल ड्रोन से और उसको सिविल 3D के मॉडल के अंदर किस तरह लें, ये सारी की सारी बातें हम इंशाल्लाह करेंगे। ये बिम के लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं। अब बिम की जो सॉफ्टवेयर की कंपनीज हैं वो मुख्तलिफ कंपनीज हैं, ऑटोडेस्क है, बेंटले है, डिसॉल्ट है, हेक्सागॉन है, ट्रिम्बल है, ये मुख्तलिफ कंपनीज हैं। पाकिस्तान के अंदर कॉमनली जो यूज हम करते हैं वो ऑटोडेस्क के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, लेकिन आप अगर थोड़ा कनाडा की तरफ चले जाएंगे तो आपको ट्रिम्बल नजर आएगा, यूरोप वगैरह में बेंटले वगैरह आपको ज्यादा कॉमनली नजर आएंगे, लेकिन हमारे यहाँ जरा थोड़ा सा ऑटोडेस्क का राज है। तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं बिम के? मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं, स्केचअप तो नहीं है लेकिन कुछ लोग कहते हैं स्केचअप भी है, बट रिवेट का आपका सॉफ्टवेयर है, इसी तरह नेविसवर्क्स के है, बिम 360 है के हैं, सिंक्रो है, आपका रोबोट स्ट्रक्चर एनालिसिस के हैं। सो देयर आर डिफरेंट सॉफ्टवेयर जो कि बिम के इस्तेमाल होते हैं।